हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बाबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। बाबर कौन थे? ये मुग़ल एम्पायर के सबसे पहले मुग़ल रूलर थे। इन्होंने मुग़ल साम्राज्य को फाउंड किया था, राइट। पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बाबर ने इंडिया में मुग़ल साम्राज्य को संस्थापित किया था। वो एक बहादुर योद्धा था और ये गेंगिस खान और तैमुरलेन का सीधा वंशज था। इसका मतलब ये हुआ कि तैमुरलेन की जो आगे पीढ़ी थी, राइट, उसमें बाबर एक सदस्य था। जैसे मैं और आप, हम अपने दादा दादी के वंशज हैं। आगे हम इनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ कैसे थी। 1483 में ये जन्मे थे। इनका जन्म फरगाना में हुआ था, जो कि आज का उज़्बेकिस्तान है। बाबर केवल 11 वर्ष का था जब वो राजा बन गया था। उसका आरंभिक जीवन अपनी मातृभूमि के लिए संघर्षों और युद्धों से भरा हुआ था। सोचो कि अगर आप 6th क्लास में हैं और आपको अचानक पूरे देश का राजा बना दिया जाए, तो बाबर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो बचपन में ही उसने राजपाट संभाल लिया था। 1494 में एग्जैक्ट आप देख सकते हैं 11 वर्ष बाद उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। एंड वो जस्ट 11 वर्ष का ही था जब बाबर ने फरगाना की गद्दी संभाली थी। उसके चाचा, मामा, दुश्मन सब उस छोटे से राजा की रियासत छीनने में लगे हुए थे। तैमूर की कैपिटल समरकंद लेना उसका सपना था। जब वो 14 वर्ष का हुआ था तब उसने 2 बार वो जीता, लेकिन फिर भी दोनों बार वो समरकंद नहीं ले पाया था। और एक ऐसा भी टाइम आया जब उसके पास ना तो फ़ौज बची थी और ना कोई घर। उसे एक रात अपनी माँ के साथ जंगल में बिना कुछ खाए सोना पड़ा था। तो उसका जीवन कैसा था? कभी हार कभी जीत। जब वो 20 साल का था, 20 साल की उम्र में वो काबुल उसने जीत लिया, पर फरगाना उसे कभी वापस नहीं मिला। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बुक बाबरनामा में भी लिखा था कि रोते रोते भी लड़ा और लड़ते लड़ते उसने सीखा, राइट। तो बाबरनामा एक बहुत ही ऑनेस्ट सोर्स है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो लोग कहा करते थे कि जो समरकंद हारा वो हिंदुस्तान जीता। फिर आगे चलकर ये हिंदुस्तान आया और मुग़ल साम्राज्य की इसने नींव रखी। पार्ट टू इंडिया। अपने पूर्वजों का राज्य खोने के बाद कौन सा? फरगाना, राइट। तो बाबर ने भारत की विशाल संपदा की तरफ अपनी नज़र मोड़ ली। कुछ लोकल रूलर्स थे, उन्होंने उसे दिल्ली सल्तनत को हराने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर आपको ध्यान में होगा तो लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी, उसने अपने ही लोगों का बहुत बुरा हाल कर दिया था, राइट। ये सभी टॉपिक्स ना आपस में रिलेटेड हैं। आप दिल्ली सल्तनत पर रूल करने वाली 5 डायनेस्टीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहो तो आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, रिलेट करके आप पढ़ोगे तो इससे समझने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट। वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अदरवाइज़ एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूँगी। एनीवेज, बात करते हैं आगे। हाँ जी, तो हुआ क्या था कि बाबर अब वो काबुल में बैठा था। वो फरगाना हार गया था और जो समरकंद, उसकी जो इच्छा थी समरकंद को जीतना है, राइट, वो भी हार गया था। अब वो अपना हौसला छोड़ने ही वाला था, तभी हिंदुस्तान से 2 चिट्ठियाँ आई थी। तो पहली चिट्ठी थी पंजाब के गवर्नर दौलत खान की। उसने लिखा कि उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि इब्राहिम पागल हो गया है, हमें बचाओ। और सेकंड चिट्ठी में क्या लिखा था? सेकंड चिट्ठी थी अलम खान, जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा था। तो उसने चिट्ठी में लिखा कि भतीजा मेरा हक मार रहा है, आओ और ये गद्दी ले लो। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 20 अप्रैल 1526 में बाबर का सामना होता है इब्राहिम लोदी से। छोटी सेना होने के बाद भी बाबर बारूद और तोप खाने के कारण, उनके इस्तेमाल के कारण वो जीत गया, जो इंडिया के लिए बिल्कुल नया था। अब समझो गन पाउडर इनोवेशन, जिससे बैटल ऑफ खानवा समझना इजी हो जाएगा। बाबर ने टुलुगमा,
तुलुगमा एक्चुअली दुश्मनों को चारों तरफ से घेरने वाली सेंट्रल एशियन स्ट्रैटेजी थी, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बाद में बता दूँगी। तो सेकेंडली मोबाइल आर्टिलरी, जिसका मतलब है चलती हुई तोप, वो भी इंट्रोड्यूस करवाई। इस सैनिक ने इंडियन हिस्ट्री की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी थी। चलो समझते हैं तुलुगमा एंड मोबाइल आर्टिलरी के बारे में। ये इनकी अटैक्स करने की स्ट्रैटेजीज थी। तुलुगमा स्ट्रैटेजी में सेना को 3 हिस्सों में बांटा। लेफ्ट एंड राइट वाले घोड़ों को बहुत तेज़ी से वो घुमाते थे, तीर चलाते और दुश्मनों को बीच में घेर लेते। ये एक स्ट्रैटेजी थी। इब्राहिम की फ़ौज सीधा लड़ने गई थी, पर चारों तरफ से वो अटक पड़ा। पूरी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से वो हार गया था। मोबाइल आर्टिलरी में क्या था? ये एक ऐसा मेथड था जो बाबर ने ऑटोमन्स से सीखा था। इस मेथड में बैलगाड़ियों को रस्सी से बांधकर एक मूविंग दीवार बनाई जाती थी। उसके पीछे छोटे तोप और फिर बंदूक वाले सैनिक थे। हाथी आगे बढ़े थे और कानों की आवाज़ से वो पलट गए। इन द बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ खानवा। बाबर ने शक्तिशाली राजपूत संघ को हराया, जिसको लीड किया था राणा संगा ने। मेवाड़ का राणा संघ 80 घाव से उसका शरीर भरा हुआ था। एक आंख, एक हाथ और एक टांग उसकी कट चुकी थी लड़ाइयों में। साथ में उसके पास 1 लाख से ज़्यादा फौज थी। उसका जोश बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था और इसकी वजह से बाबर को दिक्कतें आईं। और वो दिक्कत क्या थी कि उसकी फ़ौज डर गई थी। नया देश था, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मोर ओवर उनके सामने इतने सारे राजपूत सोल्जर्स थे। जो उसके सोल्जर्स थे वो वापस काबुल भागने लगे थे। बाबर ने सभी फ़ौज को मैसेज भेजा कि अब किंग सीरियस है, अब लड़ाई सैलरी के लिए नहीं, एक जन्नत के लिए है। तो फिर से तुलुगमा और तोप वाले जो मेथड्स फॉलो किए गए थे पानीपत वाले बैटल में, वो फिर से दोहराए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। राणा संगा हार गया, घायल हुए और फिर वो राजपूत संघ सारा टूट गया। पानीपत से बाबर को दिल्ली मिली और खानवा से उसे हिंदुस्तान का बादशाह का टाइटल मिल गया। इस जीत के बाद मुग़ल्स यहाँ पर परमानेंट हो गए। लव फॉर द नेचर। आम विजेताओं के विपरीत बाबर को सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उसने अपनी मातृभूमि से प्रेरित होकर सुंदर बाग बनवाए, जिन्हें 4 बाग शैली के नाम से जाना जाता है। बाबरनामा। बाबर एक ब्रिलियंट राइटर थे। उन्होंने चगाताई भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। ये एक इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का एक अनमोल खजाना है। हिस्टोरियंस भी ये बात मान गए कि बाबरनामा एक हिस्ट्री में ऑनेस्ट सोर्स है, क्योंकि बाबर ने अपने लाइफ के बारे में सब कुछ ऑनेस्ट, सब कुछ सच सच लिखा है। अपने फेलियर्स, क्या फेलियर्स उन्होंने फेस किए अपनी लाइफ में, वो सब भी ऑनेस्टली लिखा। और उन्होंने अपने लव फॉर द नेचर भी उन्होंने लिखा। मोर ओवर उन्होंने अपने इमोशंस का भी एक्सप्रेशन दिया है अपने बाबरनामा बुक में। एक दिन क्या हुआ था कि उनके बेटा हुमायूं थे, वो काफ़ी बीमार हो गए थे, तो उन्होंने बाबरनामा में लिखा कि मैं चाहे मर जाऊं लेकिन मेरे बेटे को कुछ ना हो। तो इमोशंस का एक्सप्रेशन भी बाबरनामा में देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन। वो अपने एम्पायर को स्टेबलाइज करने में लगे हुए थे, लेकिन बहुत सारी कॉन्टीन्यूस चैलेंजेस वो फेस करते हैं। उनकी मृत्यु 1530 में होती है एंड अब वो अपना किंगडम अपने बेटे हुमायूं को पास करते हैं। बाबर एक कथा के रूप में अमर है। वो भारत में संस्कृति, वास्तुकला और सैनिक रणनीति का एक नया युग लेकर आया और इसने महान मुगलों के लिए नींव रखी। मैं आशा करती हूँ कि आपको बाबर की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिली होगी। अगली वीडियो में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बाबर का ही बेटा था।